सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 2 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज के वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीत लिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओपेल सुचाता। तो मिस वर्ल्ड 2025 की हम बात कर रहे हैं और आप जानते हैं उसका आयोजन इस बार भारत में हुआ है। भारत में भी कहा, तेलंगाना के हैदराबाद में। एडिशन कौन सा है? 72 नंबर का इसका एडिशन था। जीता किसने? थाईलैंड की 21 वर्षीय ओपेल सुचाता ने। और ये याद रखना, थाईलैंड की ये पहली मिस वर्ल्ड विनर है। इनके देश का नाम जरूर याद रखना क्योंकि देशों के नाम भी एग्जाम में आते हैं। और उप विजेता यानी कि रनर अप इसमें कौन रही है? हासेट डेरेजे, ये इथोपिया की है। और इसमें भारत को किसने रिप्रेजेंट किया था? नंदिनी गुप्ता ने, और वो टॉप 20 तक पहुंची थी। ठीक है, तो याद रखना मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन हुआ था हैदराबाद में। 72 नंबर का एडिशन था। किसने जीता? ओपेल सुचाता। कहां की? थाईलैंड की है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि मिस वर्ल्ड को भारत तीसरी बार होस्ट कर रहा है। भारत में इसका आयोजन तीसरी बार किया जा रहा है। सबसे पहली बार 1996 में हुआ था बंगलुरु में। दूसरी बार पिछले साल ही हुआ था 2024 में मुंबई में, और इस बार 2025 में यह हैदराबाद में हुआ। और हमने एक प्रश्न और पढ़ा था कि इसी इवेंट में अभी सोनू सूद जो एक्टर है साउथ के, उनको मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रश्न। अच्छा, बाकी अगर बात करें पिछले साल का जो मिस वर्ल्ड का खिताब था 71 नंबर का एडिशन, उसको किसने जीता था? क्रिस्टिना प्रिस्कोवा ने। वो चेक रिपब्लिक से है। और वहीं हम मिस यूनिवर्स की बात करते हैं। मिस यूनिवर्स 2024 में जो 73 नंबर का एडिशन था जो कि मैक्सिको में हुआ था, उसको किसने जीता था? विक्टोरिया केयर थेलविग ने। वो डेनमार्क से हैं। और यही प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि ये किस देश की है। देश का नाम पूछा था तो डेनमार्क आंसर होगा। बाकी मिस इंडिया 2024 भी याद रखना, निकिता पोरवाल रही थी, उज्जैन से हैं। और मिस एआई 2024 का खिताब केंजा लेली ने जीता था, मोरक्को से है। अच्छा, बाकी अगर बात करते हैं कि भारत से अभी तक कितनी मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, तो 6 रह चुकी हैं। सबसे पहली 1966 में बनी थी रीता फारिया, और सबसे आखिरी में 2017 में मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड रह चुकी है भारत से। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में विश्व दूध दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड मिल्क डे। तो आंसर होगा 1 जून को। तो हर साल 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। और आप जानते हो भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। थीम क्या है इस बार की? लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। पहली बार इस दिन को 2001 में मनाया गया था। और इसी तरह से भारत में हम नेशनल मिल्क डे मनाते हैं। वो 26 नवंबर को मनाते हैं क्योंकि डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्मदिन होता है 26 नवंबर को, जिन्हें हम फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, एक करंट अफेयर्स का प्रश्न मैं पूछता हूं आपसे कि अभी कुछ दिन पहले ही भारत की 7वीं सबसे बड़ी पंजाब की दूध सहकारी संस्था है मिल्क फेड, और उसने अभी अपने डेयरी ब्रांड है वेरका, उसके लिए किसे मैस्कॉट बनाया या किस नाम से एक मैस्कॉट लॉन्च किया था? तो आंसर हो जाएगा वीरा। ये भी याद रखना। और वैसे 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में भी मनाया जाता है। तो नया महीना हमारा शुरू हो चुका है और उसका ये पहला दिवस है, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप अवार्ड गोल्ड पिन से अभी किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा एडिले सुमारेवाला को। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके एडिले सुमारेवाला को अभी एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन में एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्डन पिन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें एशियाई एथलेटिक्स संघ के जो अध्यक्ष हैं, कौन? जनरल दहलान अल हमद, उनके द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, तो एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप अवार्ड गोल्ड पिन ये मिला है एडिले सुमरेवाला को, जो कौन है अभी वर्तमान में वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात करें, स्थापना होती है 1912 में, हेडक्वार्टर मोनाको में है, और इसके प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन कोए। अब एक तो ये अवार्ड हो गया, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। ये अवार्ड्स की नई शीट है, देखो। अभी पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था सई परांजपे को। गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रसिद्ध ओडिया कवि है प्रतिभा सतपथी को दिया गया था 2023 के लिए। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, जिसको कहते हैं, पहली बार किसी पुरुष फुटबॉलर को दिया गया। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से हैं। तरुण दास सिंगापुर का मानद नागरिक पुरस्कार मिला। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए
अभी 4 खिलाड़ियों को दिया गया था। एक कौन है? निशानेबाज मनु भाकर, एक हमारे चेस प्लेयर है डी गुकेश, एक हमारी पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट है प्रवीण कुमार। उर्वशी सिन्हा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट अवार्ड मिला था। और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 ये किसे दिया गया था? संस्थागत श्रेणी में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन, भारतीय राष्ट्र महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को। और गणतंत्र दिवस परेड 2025 में टॉप झांकी रही थी उत्तर प्रदेश की और मंत्रालयों में जनजातीय कार्य मंत्रालय की। 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी 2024 के लिए विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया, हिंदी लेखक है छत्तीसगढ़ से। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 आर के श्री राम कुमार को दिया गया, वायलिन वादक है। और नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया, जिनका संबंध भारतनाट्यम से है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में चर्चा में रही इंदिरा गांधी एंड द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया नाम से अभी नई बुक किसने लॉन्च की है? लेखक कौन है? तो आंसर होगा श्रीनाथ राघवन। आपको जरूर याद होगा 25 जून 1975 का वो दिन था जब उस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने 20 महीनों के लिए आपातकाल इमरजेंसी लगाया था, जो कि फिर 21 मार्च 1977 को जाकर के समाप्त होता है। और 2025 में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ भी है। तो अभी उन्हीं सारी बातों को लेकर के अभी एक बुक लिखी है श्रीनाथ राघवन ने, और इसमें इंदिरा गांधी के राजनीतिक जीवन और उनके निर्णयों का एक नया दृष्टिकोण इस बुक में प्रस्तुत किया है उन्होंने। तो बुक का नाम याद रखना, लेखक का नाम याद रखना। और बुक्स एंड ऑथर वाला प्रश्न है। चलो कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जो भी मैं अभी आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, चाहे अवार्ड, चाहे अपॉइंटमेंट, चाहे बुक्स हो गया, चाहे सबमिट्स हो गई, ये सारे 2025 के ही इंपॉर्टेंट लेटेस्ट रिवाइज करा रहा हूँ प्रश्न। जैसे कि देखो, एक बुक आई थी आई एम ए सोल्जर्स वाइफ, इसको लिखा था गीतिका लीडर ने। कैलाश सत्यार्थी की ऑटोबायोग्राफी आई है, नाम है दिया सलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक बाई एनियल हिंदी पत्रिका लॉन्च की थी, नाम है सशक्त भारत। पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी, ये बुक को लिखा मदन मोहन सती ने, लॉन्च किया था लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। लियो द अनटोल्ड स्टोरी को लिखा पीएस रमन ने, चेन्नई सुपर किंग के ऊपर लिखी गई पुस्तक। टू द सेवन जनरेशन को डॉक्टर वीआई मथन ने लिखा। एमिनेंट डिस्टोर्शन ट्विस्ट एंड ट्रुथ को लिखा उत्पल कुमार ने। द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट को लिखा अरुण शोरी ने। द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया को लिखा संजीव चोपड़ा ने। और भी 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था बानू मुश्ताक ने, भारतीय लेखिका है। उनके नॉवेल हार्ट लैम्प के लिए मूल रूप से ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया, इसीलिए हम कहते हैं ये अवार्ड जीतने वाली ये पहली कन्नड़ भाषा की पुस्तक है। इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था दीपा भाष्टी ने। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला एआई केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये कहां पर शुरू होगा? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो भारत का पहला एआई केंद्रित स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में बनेगा। मतलब ये एक ऐसा खास इलाका होगा जिसे केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर डेटा से जुड़ी तकनीकों के विकास और संचालन के लिए तैयार किया जा रहा है। कौन बनाएगा? तो रेक बैंक प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंदौर की कंपनी है, इसमें ये निवेश करेगी 1000 करोड़ रुपए का। और ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये 6 एकड़ में फैला होगा। अच्छा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? अगर कोई नहीं समझते हैं तो मैं आपको समझाता हूँ सिंपल शब्दों में। इसे आप हिंदी में कहोगे विशेष आर्थिक क्षेत्र। मतलब ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जो देश के बाकी हिस्सों से अलग होता है और जहां पे व्यवसाय और व्यापार के लिए विशेष नियम और कानून लागू होते हैं। भारत में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति है, जो पॉलिसी है, ये 2005 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम के तहत शुरू हुई थी और अब तक 223 से ज्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को मंजूरी मिल चुकी है। और तो इस तरह से ये जो आज हम प्रश्न पढ़ रहे हैं ना, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो ये भारत का पहला एआई स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जो कहां पर शुरू होगा? नवा रायपुर में, जो छत्तीसगढ़ में है। अब एक प्रश्न मैं आपको और करा रहा हूं, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है कि भारत का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये कहां पर स्थापित किया गया था? तो गुजरात में, गुजरात के कांडला में। ठीक है, अब आज के प्रश्न का उत्तर हमारा था छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में आपको लेकर के चलता हूँ, ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। तो कैपिटल हो गई रायपुर, गवर्नर है रमन डेका, मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय। कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां से मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला ये पहला राज्य बना था। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना यहाँ शुरू हुई थी। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो छत्तीसगढ़ में है, इसको यूनेस्को ने अपनी अस्थायी सूची टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया था।
59 नंबर का जो भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया ना 2024 के लिए विनोद कुमार शुक्ल को, जो हिंदी लेखक है, वो छत्तीसगढ़ से हैं। और डोकरा कलाकृतियों का संबंध किससे है? छत्तीसगढ़ से। यह भी न्यूज में था क्योंकि मोदी जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति जो इमैनुअल मैक्रोन है उनको डोकरा कलाकृतियों का उपहार दिया था। भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट ये किस राज्य में बनेगा? छत्तीसगढ़ में। पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी इसको बनाएगी। और उसके अलावा कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था देश के पहले एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? ये नवा रायपुर में ही। और ऑपरेशन संकल्प के तहत सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 22 नक्सलियों को मार गिराया था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से ये सारे 2025 के करंट अफेयर से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में मेकांग गंगा देशों के लिए बोधि यात्रा शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ये 2 से लेकर 7 जून 2025 तक बोधि यात्रा आयोजित करेगा, जो पर्यटकों को भगवान बुद्ध से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों पर ले जाएगा। तो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने मेकांग गंगा सहयोग के सदस्य देशों जैसे कि कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, इनके प्रतिनिधियों के लिए बोधि यात्रा का आयोजन किया है। हर देश से 10 रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि जाएंगे और ये यात्रा 2 जून को शुरू हो रही है, मतलब आज, और 7 जून को ये सारनाथ में समाप्त हो जाएगी। इन सभी प्रतिनिधियों को भगवान बुद्ध से जुड़े 6 स्थलों का दौरा कराया जाएगा। वो 6 स्थल कौन कौन से हैं? श्रावस्ती, कुशीनगर, कपिलवस्तु, सारनाथ, संकिसा और कौशाम्बी। अच्छा, ये मेकांग गंगा सहयोग की अगर हम बात करते हैं तो शायद ये अगर आपको समझ में ना आए तो मैं आपको बता दूं, मेकांग गंगा सहयोग इसकी स्थापना नवंबर सन 2000 में गंगा सुवर्ण भूमि कार्यक्रम के रूप में की गई थी। कहाँ पे? वियंतियाने, लाओस में। इसका उद्देश्य था कि जो भारत में गंगा नदी बहती है और जो मेकांग नदी है जो बहती है थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और म्यांमार में, तो इनके किनारे पनपी सभ्यताओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, अब बात यहाँ पे उत्तर प्रदेश की है तो आपको उत्तर प्रदेश भी लेकर के चलते हैं। ये रहा मैप में यूपी। कैपिटल इसकी लखनऊ होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो गए और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। यहाँ का राजकीय पक्षी सारस हो गया, पशु है बारहसिंगा, वृक्ष है अशोक का, पुष्प है पलाश, फल है आम, और नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट मिल जाएगा आपको। और देश का 53वां और उत्तर प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व बना था रानीपुर टाइगर रिजर्व। उसी तरह से देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व बना था तराई एलिफेंट रिजर्व। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न भी रिवाइज करें तो उत्तर प्रदेश अभी अनमोल रत्न पुरस्कार दिया गया था निखिल सिंघल को। शून्य गरीबी योजना का नाम बदलकर यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के नाम पे रखा जाएगा। संसद खेल महाकुंभ 2025 का उद्घाटन हुआ था लखनऊ में। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना यहाँ शुरू हुई। उत्तर प्रदेश ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल शुरू की। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन किया गया? लखनऊ। देश का पहला एआई सिटी बनेगा लखनऊ में। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय ये बनेगा लखनऊ में। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, आई गॉट कर्मयोगी पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो आंसर होगा बिहार। आपको याद है मिशन कर्मयोगी, इसे मोदी जी ने शुरू किया था और इसे मंजूरी दी गई थी 2 सितंबर सन 2020 में, जिसका उद्देश्य क्या है? भारत के सिविल सेवकों की क्षमता का विकास करना। और फिर इसी मिशन के अंतर्गत आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल शुरू किया गया था। आई गॉट का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है इसमें। या आप यूं कह सकते हो कि इसे भारत में सिविल सेवकों की क्षमता और कौशल को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मिशन कर्मयोगी के तहत एक ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। और अभी इस प्लेटफॉर्म पर, इस पोर्टल पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के मामले में बिहार टॉप पर रहा है। मतलब बिहार में इस पोर्टल पर सबसे ज्यादा रजिस्टर किए गए हैं। कितने? 1 करोड़ से भी ज्यादा सिविल सेवकों ने इस पे रजिस्टर किया है बिहार में। तो इस मामले में बिहार इसमें टॉप पर है। दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश हो गया, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे राजस्थान और 5वें पे उत्तर प्रदेश है। और ये बात भी आप नोट कर सकते हैं कि इस आई गॉट प्लेटफॉर्म में 16 भाषाओं में 2400 से ज्यादा कोर्सेज उपलब्ध हैं, जिनके थ्रू जो सिविल सर्वेंट्स हैं हमारे, वो अपनी क्षमताओं को, अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को बूस्टअप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं।
अब बात यहाँ पे बिहार की हो रही है तो बिहार भी लिख करके चलते हैं आपको। ये रहा मैप में बिहार। देखो बिहार की कैपिटल हो गई पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। बिहार दिवस उसी दिन होता है जिस दिन वर्ल्ड वाटर डे होता है, यानी कि 22 मार्च को। यहाँ पे वाल्मीकि नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा, राजगिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिल जाएगा। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जल्द ही टाइगर रिजर्व बनने वाला है, अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है लेकिन आने वाले समय में बन जाएगा। बाकी एथेनॉल नीति अपनाने वाला पहला राज्य बिहार हो। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला था पटना बिहार में। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार है। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मखाना बोर्ड शुरू करने की घोषणा की बिहार में। रक्षा मंत्रालय ने कहां पर शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन किया? बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में। सेपक टकरा विश्व कप 2025 अभी हुआ था बिहार में, और इसका मैस्कॉट भीम था जो रिप्रेजेंट करता है बफेलो को। और इसमें भारत ने जापान को हरा करके पहली बार स्वर्ण पदक जीत करके इतिहास रचा था। और ये पहली बार था जब भारत ने इसमें गोल्ड जीता। भारत वैसे इसमें चौथे स्थान पर रहा था, टॉप पे थाईलैंड था। अभी 12वां मेंस एशिया कप हॉकी 2025 ये भारत में हुआ, राजगीर बिहार में। और नहीं हुआ नहीं है, ये इस साल होगा, है ना, 2025 में होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 ये हो चुका है, 7वां एडिशन हुआ था, बिहार में हुआ था। और 3 गेम्स हैं जो नई दिल्ली में भी हुए थे। इसका मैस्कॉट था गज सिम्हा। आप मुझे बताओ इसमें टॉप पे कौन रहा था? बाकी महिला संवाद अभियान यहाँ शुरू हुआ, और पहली बार भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो का आयोजन भी किया था पटना में। मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय का यहाँ पे उद्घाटन किया गया था मोतिहारी बिहार में। अच्छा, जो मैंने आपसे पूछा वो यहाँ पे लिख भी दिया, देखो मैंने। इसमें टॉप पे महाराष्ट्र रहा था, ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल में 40 साल की उम्र में 800वां क्लब गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो वैसे आप जानते हो पुर्तगाल के हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और अभी इन्होंने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अभी 40 साल की उम्र में सऊदी प्रो लीग, जैसे हमारे यहाँ इंडियन प्रीमियर लीग होता है क्रिकेट के लिए, उसी तरह से वहाँ पे फुटबॉल के लिए होता है सऊदी प्रो लीग। तो उसी में एक मैच के दौरान सऊदी की एक टीम है एआई नासर, उसकी ओर से खेलते हुए एआई फतेह टीम के खिलाफ उन्होंने अपना 800वां क्लब गोल पूरा किया है। मतलब आप कह सकते हो अलग अलग फुटबॉल क्लब्स के लिए खेलते हुए उन्होंने टोटल 800 क्लब गोल पूरे कर लिए हैं, और ऐसा करने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और इसमें दूसरे स्थान पर लियोनल मेसी हैं जो अर्जेंटीना से हैं, उन्होंने 753 क्लब गोल पूरे कर लिए हैं, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 800। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एक पॉइंट आप नोट कर लेना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी हैं वो। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने गोल पूरे किए? 135। और अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा था, शायद पिछले साल ही, कि ईरान के अली देई के 109 अंतर्राष्ट्रीय गोल को पीछे करके उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, या उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया था आप कह सकते हो। अब तो 135 हो गए। वैसे भारत के सुनील छेत्री के कितने हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर गोल की बात करेंगे तो 95 है, और लियोनल मेसी के 112 हैं। अच्छा, यहाँ पे एक लिस्ट में आपको शो करता हूँ, इसमें आप देख पाओगे जो वर्ल्ड कप है, फीफा वर्ल्ड कप, चाहे वुमेन्स हो गया मेंस हो गया, वो देख लो एक बार। कि पहले वुमेन्स की बात करें, जो अगला होगा 10वां एडिशन 2027 में, वो ब्राजील में होगा। ये प्रश्न एग्जाम में आ भी चुका है। और मेंस में जो अगला होगा 2026 में होगा, 3 देशों में होगा। 23वां संस्करण है, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में होगा, ठीक है। बाकी और भी देख सकते हो आप वीडियो को पॉज करके। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत सरकार के अनुरोध पर इंटरपोल ने आर्थिक भगोड़ों को ट्रैक करने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया? तो आंसर होगा सिल्वर नोटिस। अच्छा, पहले हम बात कर लें कि ये इंटरपोल का सिल्वर नोटिस क्या है। तो ये इंटरपोल के द्वारा एक नई सूचना प्रणाली है, इंफॉर्मेशन सिस्टम आप कह सकते हो, जिसमें कोई भी देश किसी भी अपराधी या किसी भी व्यक्ति की अवैध संपत्ति की जानकारी दूसरे देशों के साथ शेयर कर सकता है, और उसी तरह से वो दूसरे देशों से प्राप्त भी कर सकता है। और अभी इसी के तहत भारत ने इंटरपोल से 2 सिल्वर नोटिस जारी करवाए हैं। एक्चुअली में भारत ने शुभन शौकीन और अमित मदनलाल के खिलाफ ये सिल्वर नोटिस जारी करवाए हैं, जिससे इनकी अवैध संपत्तियां किन किन देशों में है, कितनी है, ये जानकारी हमें मिल सकेगी। ये भगोड़े हैं, क्रिप्टो करेंसी के मामले में इन्होंने स्कैम किया था और फिर ये यहाँ से भाग गए थे। वैसे आपको बता दूं कि इंटरपोल ये अलग अलग रंगों के कह सकते हो 9 अलग अलग तरह के रंगों के ये नोटिस जारी करता है, और हर का
यहाँ पे अलग अलग मीनिंग होता है, जैसे कि रेड नोटिस का मतलब हो गया भगोड़े की भागे हुए व्यक्ति को हिरासत में लेना। ब्लू नोटिस का मतलब हो गया अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना। येलो नोटिस का मतलब हो गया लापता लोगों के लिए ये जारी होता है। इसी तरह से अलग अलग का काम अलग अलग होता है। यहाँ पे हमने सिल्वर नोटिस की बात की है। इंटरपोल की बात करें एक बार, तो इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 7 सितंबर 1923। और इसका भी एक अच्छा पॉइंट है, इसी दिन को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कॉपरेशन के रूप में मनाते हैं। 2023 से मनाना शुरू किया। इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। प्रेसिडेंट है अहमद नासर अल रईसी। मोटो होता है कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफर वर्ल्ड। मेंबर कंट्रीज 196 है। 196 नंबर का बना था पलाऊ। और इसकी जो 2024 में 92 नंबर की बैठक हुई थी वो ग्लासगो यूके में हुई थी। और अभी इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किसने संभाल ली है? यूएई ने। और आपको याद होगा पिछले साल सीबीआई ने इंटरपोल की तर्ज पे एक पोर्टल लॉन्च किया था, उसका नाम है भारत पोल। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा दूसरे स्थान पे। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की हम बात कर रहे हैं, इस बार ये 26वां संस्करण हुआ। 27 मई को शुरू हुआ, 31 मई 2025 तक चला। कहां पर हुआ? गुमी, साउथ कोरिया में। भारत ने यहाँ पे टोटल 24 मेडल जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड हैं, 10 सिल्वर हैं और 6 ब्रॉन्ज हैं। और इन 8 गोल्ड में से भी एक खिलाड़ी का नाम याद रखना आप, गुलवीर सिंह। इन्होंने 2 गोल्ड जीते हैं, एक तो 5000 मीटर और एक 10,000 मीटर की रेस में। गुलवीर सिंह इनका नाम है। मेडल टैली में अगर आप देखोगे तो पहले स्थान पे चाइना है, टोटल 32 मेडल हैं, 19 गोल्ड, 9 सिल्वर, 4 ब्रोंज। और भारत ने 24 मेडल में 8 गोल्ड के साथ भारत मेडल टैली में दूसरे स्थान पर है। इसका जो लास्ट एडिशन है एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का, वो 2023 में हुआ था, 25वां संस्करण, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था वो। उसमें मेडल टैली में पहले स्थान पे जापान था, फिर चाइना था और फिर इंडिया रहा था। ठीक है, बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियोस को प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर करके। लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक जरूर करना। बाकी इनकी प्रैक्टिस के लिए डेली इनकी क्विज बनाई जाती है आपके क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जहाँ पे जाके आप इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है। और क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था, मैरी एयरअप्स ने अपने खेल से संन्यास ले लिया, उनका संबंध किससे है? फुटबॉल से। फिर पूछा किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्टोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? सेरेना विलियम्स, अमेरिका की टेनिस प्लेयर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया 31 मई को। और पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा हासिल करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया गोवा। एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन ये किस देश में किया जा रहा है? सिंगापुर में किया गया। फिर पूछा किस राज्य में अंकुर पहल शुरू हुई? उड़ीसा। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ उत्तराखंड में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का उद्घाटन किया, कहां पे है ये? बिहार में। और हिताची इंडिया के अभी नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने एन वेणु नाम है। और आखिरी प्रश्न पूछा था कि चर्चा में रहे अभी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? स्वास्थ्य सेवा में, हेल्थ सेक्टर में। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं फिर। तो कल आपसे पूछा गया था किसने सागर जिले में डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।